नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का वापस से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के हाजिर हो चुके हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 38 डिस्कस करेंगे। यानी कि दोस्तों, आज हमारा रीजनिंग की क्लास का जो री एग्जाम के लिए प्रॉपर करवाई जा रही है उसमें 38वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है। और इससे पहले कि यदि आपने पिछले 37 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट को भी जा कर के देखिए। वहाँ पर भी हमने रीजनिंग को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। साथियों, बात करते हैं आज की इस क्लास की। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा, जिसमें लिखा है विमान, आसमान और पायलट, इन तीन शब्दों के बीच सही वैन आरेख ज्ञात करना है। इसके अतिरिक्त साथियों हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को, जिसमें लिखा है निम्न में से कितने त्रिभुज स्थित हैं। प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको एक बेहतरीन सी आकृति दे रखी है और इसमें पूछा गया है ऐसी आकृति में कुल कितने त्रिभुज स्थित हैं। तो साथियों, इसको भी हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, स्वागत है, शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। यदि साथियों आप इस तरह की निरंतर क्लासेस चाहते हैं तो आपको बता दिया जाए, आप लोगों में से जो लोग अभी क्लासेस को देख रहे हैं उनमें से 60% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यानी कि नोट सब्सक्राइब में आते हैं। प्यारे साथियों, आपसे निवेदन है, यदि आप निरंतर क्लासेस को देखते हैं और धोखे से अगर भूल गए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, तो प्लीज़ यार इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा, प्रतिदिन सुबह 8 बजे इस क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। इसके अतिरिक्त जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनकी संख्या मात्र 40% है। आप इस संख्या को बढ़ा दीजिए, जिससे क्या होगा, हमको मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट हम आपके साथ यहाँ पर बैठ करके डिस्कस करेंगे। चलिए साथियों, एक बार से लाइक और सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला ही प्रश्न एक बेहतरीन सा प्रश्न है जो कि श्रृंखला से संबंधित है, यानी कि सीरीज का एक अच्छा सा प्रश्न है। चलिए देखिए, कहा गया है नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। साथियों, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए हम थोड़ा इसको अलग से लिखते हैं। 3 है, उसके बाद में 5 है, 5 के बाद में 10 है, 10 के बाद में 20 है। ठीक है, 20 के बाद में क्या है, तो साथियों आप बोलेंगे 37 है, और 37 के बाद में क्या आएगा हमें ये बताना है। तो साथियों गौर से देखो, ज़्यादा बड़ी तो श्रृंखला है नहीं, पास पास के नंबर हैं, तो इनके बीच का हम अंतर चेक कर लेते हैं। देखिए अंतर क्या है, पहले में अंतर देखेंगे तो +2 हो रहा है, ठीक है, और आगे देखने जाओगे तो अब की बार में प्लस का 5 हुआ है, ठीक है, और आगे देखने जाओगे तो साथियों प्लस का 10 हुआ है, ठीक है, और इसके बाद आगे देखने जाओगे तो यहाँ पर प्लस का 17 हुआ है। लेकिन ऐसे तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि अब क्या चलेगा। तो साथियों एक बार फिर से इसके बीच का अंतर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखोगे, देखो गौर से 2 और 5 के बीच में देखोगे तो साथियों कितना है, 3 है। उसके बाद आगे देखने जाओगे तो कितना है प्यारे दोस्तों, 5 है, और आगे देखने जाओगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 7 हो जाएगा, ठीक है। अब की बार में जब आप देखेंगे तो क्या होना चाहिए अपने हिसाब से, तो अपने हिसाब से यहाँ पर देखो विषम संख्याओं का पेयर चल रहा है। किसका, विषम संख्याओं का। और अगली विषम संख्या 7 के बाद क्या होती है, 9 होती है। तो प्यारे दोस्तों पहले तो हम 17 में 9 जोड़ेंगे। कितने में, इस 17 में हम 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 9 26, और अगली बार में हो जाएगा इस प्रश्न में प्लस का 26, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो जैसे ही आप लोग 37 में किसको जोड़ते हैं, 26 को, तो आप बोलेंगे सर 7 6 13, 3 3 6, मतलब 63 हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 63 आना चाहिए। और 63 अगर देखते हैं तो साथियों पहले ही प्रश्न का उत्तर आएगा विकल्प नंबर 4, जहां पर 63 दिया गया है। लॉजिक क्या था, हमने साधारण सा अंतर देखा लेकिन हमें पहली बार में लॉजिक पता नहीं चला। उसके बाद फिर मैंने उन संख्याओं के बीच का भी अंतर देख लिया जिनका हमने ऊपर का अंतर देखा था। यानी कि पहले हमने इन संख्याओं में अंतर देखा तो जो अंतर मिला वो ये मिला, जबकि हमें लॉजिक पता नहीं चला तो फिर हमने इसके बीच का भी अंतर देख लिया, तो लॉजिक हमें पता चल गया। 3 5 7 9 विषम संख्याओं का समान पेयर चल रहा था। उत्तर आएगा विकल्प नंबर 4। अगले प्रश्न में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2, डायरेक्शन और डिस्टेंस। बोला गया है ए बी के पश्चिम में स्थित है। तो प्यारे दोस्तों मैं अगर बोल दूं यहाँ पर बी स्थित है तो बी के पश्चिम में कौन है भैया, ए स्थित है, इस बात को याद रखेंगे। अब बोला है सी ए और बी के बीचों बीच स्थित है। साथियों गौर से समझो,
पहले तो अगर बोला था आगे ए बी के पश्चिम में है, तो मैंने कहा ए को हम यहाँ पर बी के पश्चिम में बना देते हैं। इसके बाद अब बोला है उसने साथियों कि सी जो है वो ए और बी के बीच उत्तर में स्थित है। ए और बी के बीच में उत्तर में स्थित है, मतलब यहाँ से अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह से सी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप सभी अच्छे से समझेंगे। इसके बाद बोला है डी बी के ठीक दक्षिण में है, तो साथियों जो डी है वो बी के ठीक कहाँ पर है, दक्षिण में है। इस तरह से याद रखेंगे। इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा उसने बोला है और बी की लाइन में है, कह रहा है डी बी के ठीक दक्षिण में है और बी की लाइन में है, तो मतलब ये बात बिल्कुल सेटिस्फाइड होती है। अब प्यारे दोस्तों बोला है सी की दिशा में डी स्थित है। सी की जो दिशा है, डायरेक्शन है, उसकी दिशा में बी कहाँ से स्थित है। तो प्यारे दोस्तों हम देखते हैं सी यहाँ पर है। अगर मैं इसको देखूंगा ये थोड़ा सा तिरछा दिखाई देगा, डी जो होगा वो थोड़ा सा तिरछा दिखाई देगा। और ये कंडीशन कुछ इस प्रकार से बनती है, अलग से बना करके दिखाते हैं। मान लीजिए ये चार हमारी बेसिकली दिशाएं हैं, जिनमें से ईस्ट यानी कि पूर्व, लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट यानी कि पश्चिम, ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ आता है। तो प्यारे दोस्तों मैं कह देता हूँ कि सी अगर यहाँ पर स्थित है, मैं मानता हूँ सी अगर यहाँ पर स्थित है तो कुछ इसी डायरेक्शन में, अगर देखते हैं इस दिशा को तो कुछ ऐसी ही डायरेक्शन तो बन रही है, ऐसी। आप बोलेंगे हाँ सर, अगर ऐसी डायरेक्शन बन रही है तो ये जो डायरेक्शन कहलाएगी प्यारे दोस्तों, ये ईस्ट और साउथ कहलाएगी। क्या कहलाएगी? साउथ ईस्ट। इस बात को याद रखेंगे। साउथ ईस्ट का मतलब हिंदी में क्या तो होता है साथियों, दक्षिण और पूर्व हो जाता है। इस बात को याद रखेंगे। देखो एक बार प्रश्न को गौर से समझ लो। प्रश्न में बोला है ए नाम का जो बंदा है, मान लेते हैं कोई लड़के हैं, तो यहाँ पर जो ए है वो बी के पश्चिम में है। किसके? बी के पश्चिम में मैंने ए को बना दिया। लेकिन दोस्तों अगली बार में उसने बोला कि सी ए और बी के बीच उत्तर में स्थित है। भैया ए और बी का बीच कहाँ पर आएगा? यहाँ पर, और इसके उत्तर में स्थित है। इस बात को याद रखेंगे, ए और बी के बीच उत्तर में स्थित है, तो मैंने कर दिया। उसके बाद उसने बोला था कि जो डी है वो बी के ठीक दक्षिण में है और बी की ही लाइन में है। बी के ठीक दक्षिण में है, बी की ही लाइन में है। अब बोला गया है साथियों कि बताओ सी की दिशा डी से कहाँ स्थित है, सॉरी सी की दिशा में डी कहाँ स्थित है। तो प्यारे दोस्तों आएगा विकल्प नंबर 2 दक्षिण पूर्व। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न बोला गया है निम्नलिखित में से 4 संख्याओं में 3 संख्याएं एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं, एक अलग है। कहा गया है उस अलग संख्या का चयन करें। तो प्यारे दोस्तों गौर से यहाँ पर देख लो 216 को देखते हैं। तो प्यारे साथियों सीधा सा इसको सॉल्व करेंगे। ये दिया गया है 6 की पावर 3। 159 को देखते हैं तो ये किसी भी संख्या की पावर नहीं होता है, ना तो स्क्वायर होता है ना ही वर्ग होता है। 512 को देखेंगे साथियों, ये 8 की पावर 3 होता है। 343 को देखेंगे साथियों, ये 7 की पावर 3 होता है। तो यहाँ पर जो विषम उत्तर आएगा, झटके में उत्तर आ जाएगा आप लोगों का 1 सेकंड में, क्या होगा? 159। ना तो ये वर्ग है ना ही क्या है आपका घन है। तो प्यारे दोस्तों 3 ऐसे विकल्प 1 3 4 ये क्या हैं? घन हैं, जबकि विकल्प नंबर 2 कुछ भी नहीं है। इस कारण हमारा विकल्प नंबर 2 सभी से अलग संख्या हो जाएगी। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न कहा है यदि P का अर्थ गुणा है, Q का अर्थ भाग है, R का अर्थ प्लस है, S का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ये साथियों एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप अच्छे से देखेंगे। बोला है 94। ठीक है, हम सीधा सा इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसने बोला है 94। आर का मतलब क्या है साथियों? तो आप कहेंगे आर का मतलब सर प्लस है। देखो यहाँ पर आर का मतलब प्लस है। ठीक है, तो 94 हमारे पास हो गया। उसके बाद बोला है 16 हो जाएगा। इसके बाद साथियों इसमें बोला गया है कि क्यू का अर्थ भाग है, तो हम भाग को लगा देते हैं। ठीक है, थोड़ा छोटा सा भाग लगाते हैं। क्यू का अर्थ भाग है तो हमने भाग को लगा दिया। अब आया है 2। ठीक है, 2 आया है। उसके बाद पी का अर्थ क्या है साथियों? तो आप यहाँ पर देखेंगे पी का अर्थ क्या है? गुणा है। उसके बाद आ जाएगा हम लोगों का 7। क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एस है। एस का अर्थ क्या आया है? तो आप बोलेंगे सर एस का अर्थ प्रश्न में बोला है माइनस। अब क्या है? एस के बाद देखते हैं तो साथियों 64 आ रहा है। कितना आ रहा है? 64। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है? आर का मतलब क्या था? हमने देखा था सर आर का मतलब प्लस है। आर का मतलब प्लस है तो प्लस यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद 64 आर प्लस मतलब कितना हो जाएगा? आगे 13 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 13। उसके बाद पी का मतलब क्या बोला था सर? एक बार फिर से देख लेते हैं। पी का मतलब गुणा है तो यहाँ पर गुणा लगा देंगे। अब क्या है? आगे संख्या बच रही है 2। क्या बच रही है? 2। कुछ इसी तरीके से हमारा पूरा समीकरण है। देखो आर का मतलब क्या था? प्लस था, तो हमने यहाँ पर रखा आर का मतलब प्लस है। ठीक है, पहली बार में
दूसरी बार में देखो ये क्यू था, क्यू का मतलब क्या था, भाग था, तो हमने भाग रख दिया। तीसरी बार में पी था, पी का मतलब गुणा था, हमने गुणा रख दिया। उसके बाद में एस का मतलब क्या था, घटाना था, तो हमने भैया 64 से पहले घटाना रख दिया। उसके बाद आर का मतलब एक बार फिर से प्लस आया तो हमने प्लस रख दिया, और अंत में पी का मतलब क्या है, गुणा, तो फिर से रख दिया। अब इसमें हम लगाएंगे साथियों बोर्ड मास। आपने बचपन में ही पढ़ा होगा बोर्ड मास के बारे में, BODMAS। इसका क्या होता है भैया, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ है नहीं तो यहाँ पर हम सीधे डिवाइड से तोड़ना शुरू करेंगे। कहाँ से, डिवाइड से। तो गौर से साथियों आप समझते जाएंगे इसका उत्तर क्या बनेगा। देखो 8 यहाँ पर हो जाएगा और गुणा में हो जाएगा 7। ठीक है, तो 94 ऑलरेडी है, 94 ऑलरेडी है, प्लस का यहाँ पर माइनस का 64 है। ठीक है, और इसके बाद प्लस का यहाँ पर 26 हो चुका है। अब गौर से देखो, अब गौर से आप देखोगे तो साथियों 94 प्लस में 8 सत्ते 56। ठीक है, माइनस का हो जाएगा 64 और प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 26। तो हम कैसे कर लेते हैं, सभी को पहले ऐड कर लेते हैं। सभी को ऐड करने से अच्छा है कि हम यहाँ पर इन दोनों के बीच में अंतर ले लें। 56 और 64 में क्या बचेगा, तो आप बोलेंगे सर 56 यहाँ पर है, 4 4 8, तो दोस्तों 94 हो जाएगा। और माइनस का इसमें से अगर देखेंगे तो 64 माइनस का 56 प्लस का, तो भैया माइनस का 8 बच जाएगा। और माइनस को 8 को अगर 26 में से घटा देते हैं तो सीधा सीधा प्लस का 18 बचेगा। और साथियों जब हम इसमें प्लस का 18 जोड़ देंगे तो इस प्रश्न का 8 4 12 और 9 1 10 11, मतलब इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो 112 आएगा। इस बात को याद रखेंगे। 112 एक बार फिर से विकल्प नंबर 4 में है, तो दोस्तों विकल्प नंबर 4 हमारा एक बार फिर से सही उत्तर हो जाएगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर आप समझेंगे, और यदि नहीं समझ में आया है तो एक बार अपने हाथ से पेन कॉपी जरूर लीजिए और उसके बाद बोर्ड मास लगाइए, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न बोला है, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो गौर से देखो, मैं करता क्या हूं, यहाँ पर लिखा है TOL। ठीक है, TOL, इसको लिखा क्या गया है साथियों, तो आप बोलेंगे इसको लिखा है W। एक मिनट, इसको क्या लिखा है, तो आप बोलेंगे सर W। W के बाद क्या है भैया, R है, R के बाद क्या है, O है। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद अब देखो, तो हम क्या करेंगे, इसका संबंध जो है पहले का पहले से देख लेते हैं। T कितने पर होता है, 20 पर होता है। W कितने पर है, तो 23 पर है, मतलब प्लस का 3 हुआ है। इसके बाद क्या है, फिर ओ देखो, ओ कितने पर, 15 पर होता है। आर कितने पर, 18 पर। इसका मतलब फिर से क्या हुआ है, फिर से साथियों प्लस का 3 हुआ है। अब देखिए, अब क्या है, अब एक बार फिर से देखते हैं। एल कितने पर, 12 पर है। ओ कितने पर होता है, 15 पर होता है। तो साथियों एक बार फिर से हमारा +3 हुआ है, यानी कि सभी में समान लॉजिक +3 का चल रहा है। अगर सभी में समान लॉजिक +3 का चलेगा तो साथियों देखो, GRA G 7 पर होता है, R 18 पर होता है, A 1 पर होता है। इनमें अगर आप 3 3 जोड़ दोगे, 3 3 जोड़ दोगे तो क्या होगा भैया, 3 जुड़ेगा नीचे 10 आएगा। ठीक है, 3 जुड़ेगा नीचे क्या आएगा, 21 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक में 3 जुड़ेगा तो क्या आएगा, 4 आएगा। इसके अलावा अब ये लेटर जो आए हैं, सॉरी ये जो अंक आए हैं, इनका स्थानीय मान क्या है, कौन से लेटर का है, तो जे का होता है भैया क्या, आप बोलेंगे 10। 21 किसका होता है भैया, यू का होता है। और 4 किसका, डी का होता है। JUD आना चाहिए, उत्तर आएगा JUD, विकल्प नंबर 3 में है। कहाँ पर है, विकल्प नंबर 3 में है। गौर से देख लो साथियों, JUD हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। इस बात को आप सभी याद रखेंगे। लॉजिक क्या था, सभी में +3 का लॉजिक है। क्या है, सभी में +3 का लॉजिक है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। विकल्प नंबर 3 भी इसका उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सादृश्यता का एक महत्वपूर्ण प्रश्न। बोला गया है उस विकल्प को चुनें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जैसा कि दूसरा पद पहले से संबंधित है। चलिए देखिए, यहाँ पर लिखा है जल का संबंध किससे है साथियों, जल का संबंध पीना से है। किससे है, पीना से है। तो भाई पानी को हम क्या करते हैं, पीते हैं। ये आपने एक जोक सुना होगा, कई कलाकार बताते रहते हैं, वो जो बड़े बड़े स्टार होते हैं जो वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे, वो कहते हैं पानी को हम क्यों पीते हैं। वो इस तरह से एक जोक मारते हैं कि पानी को क्यों पीते हैं। तो वहाँ पर उनके अपोजिट में खड़ा व्यक्ति कहता है क्योंकि हम पानी को खा नहीं सकते। तो बेसिकली जो पानी है, यहाँ पर मजाक की बात थी। ठीक है, इसको छोड़ के अब प्रश्न को समझिए। देखो ये क्या है, पानी का बेसिकली जो प्रयोग होता है पीने में किया जाता है, पीने में किया जाता है। तो भैया ब्रेड का मतलब किससे है, बचपन में पढ़ा था कि ब्रेड भी होती है रोटी, और रोटी को क्या करते हैं हम लोग, खाते हैं। क्या करते हैं साथियों, याद रखेंगे, रोटी को हम लोग खाते हैं। तो इसका जो उत्तर बनेगा वो खाना से बन जाएगा। किससे बन जाएगा, खाना से। खाना कहाँ पर है, विकल्प नंबर 2 में है। तो विकल्प नंबर 2 इस प्रश्न का भी सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, चलिए साथियों अगले प्रश्न में चलते हैं।
अगला प्रश्न बोला है यदि आज मंगलवार है, क्या बोला है साथियों, यदि आज मंगलवार है तो 46 दिन बाद कौन सा दिन होगा। साथियों ये महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखेंगे। क्या बोला है, यदि आज मंगलवार है, आज मंगलवार है तो 46 दिन बाद कौन सा दिन होगा। बाद का दिन पूछा है, नहीं पूछा है 46वां दिन कौन होगा, उसने ये पूछा है 46 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो मैं क्या करूंगा, 46 में भाग लगाऊंगा 7 से। ठीक है, 46 में 7 से भाग लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि मुझे पता है हर 7वां दिन क्या करता है, आपस में रिपीट करता है। क्या करता है, रिपीट करता है। ठीक है, इस तरह से समझेंगे। तो गौर से देखो, मैं कह रहा हूं अगर मैं बात करता हूं 46वें दिन की, 46वां दिन कौन सा होगा, तो बात अलग आ जाती है। मैं कह रहा हूं 46 दिन बाद, तो मुझे पता है, गौर से समझो, मैं एक बार इस तरह से लिख लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर 1 तारीख है। ठीक है, 1 तारीख नहीं, 1 तारीख मतलब ये आज का दिन है, मान लीजिए मंगलवार है। क्या है, आज का दिन क्या है, मंगलवार। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। तो आज का दिन तो खत्म हो गया, उसके बाद उसने बोला 46 दिन बाद, तो इस तरह से समझो 46 में जब भाग लगाएंगे 7 से, किससे, 46 में जब 7 से भाग लगाएंगे तो जो साथियों उत्तर आएगा, जो साथियों उत्तर आएगा, यहाँ पर देखिए रिमाइंडर को देखते हैं। 7 छंग 42, 6 में पूरी बार कटेगा तो रिमाइंडर आएगा आप लोगों का 4। क्या आएगा, 42 4 46, तो रिमाइंडर 4 आएगा। तो साथियों इस 4 का आपको क्या करना है, आप इस 4 को मंगलवार में जोड़ दो। मंगल के बाद क्या आता है, मंगल के बाद आता है बुधवार, बुधवार के बाद आता है गुरुवार, गुरुवार के बाद आता है शनिवार, और शनिवार के बाद आता है रविवार। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर जो 46 दिन बाद आएगा वो हमारा उत्तर आ जाएगा साथियों रविवार। क्या आएगा, रविवार। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, जल्दी से बताओ क्या आपके अनुसार रविवार आ रहा है या कुछ और आ रहा है। ठीक है, जल्दी से बताइए आप मुझे, इस प्रश्न का उत्तर रविवार है या आपके अनुसार और कुछ है। देखिए साथियों यहाँ पर एक बार फिर से समझो, यहाँ पर क्या है, 4 रिमाइंडर आया है, तो 4 के बाद मैंने क्या कर दिया, बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर रविवार, सॉरी शनिवार रविवार, तो यहाँ पर आप लोगों ने रविवार लगा लिया। चूंकि आपने ये देखा ही नहीं कि इसका रिमाइंडर कितना आया है, 4, तो रिमाइंडर को हम कहाँ पर जोड़ते हैं, 4 में, यानी कि दिए गए दिन में जोड़ते हैं। तो मंगल के बाद क्या आता है भैया, मंगल के बाद आता है सर बुध 1 दिन, उसके बाद क्या आता है सर गुरु आता है। ठीक है, गुरु के बाद क्या आता है, शुक्र आता है, शुक्र, शुक्र के बाद क्या आता है, शनि आता है। क्या ये 4 दिन हो गए, आप बोलेंगे हो गए। अब देखो सर उत्तर बदल गया, क्या उत्तर आ गया, विकल्प नंबर बी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वहां पर हमने एक जानबूझकर मिस्टेक की थी जो आप नहीं पकड़ पाए। ठीक है, तो उत्तर क्या बनेगा, अच्छे से याद रखेंगे। दिए गए दिनों में जो भी पूछ ले हमसे, जैसे 46 दिन बाद पूछा है तो मैंने 7 से भाग लगाया। क्यों लगाया, उसका कारण यह है कि कैलेंडर में प्रत्येक 7 दिन बाद वही दिन रिपीट हो जाता है। ठीक है, तो हमने जैसे ही इनको छोटा किया तो रिमाइंडर हमारे पास 4 आया, और दिए गए मंगलवार में हमने 4 जोड़ा तो हमारा उत्तर आया शनिवार। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है 8:30 के समय के दौरान मिनट की सुई और घंटे के बीच की सुई के बीच का कोण क्या होगा। जल्दी से बताइए, मिनट की सुई और घंटे के बीच की जो सुई है उसके बीच का कोण क्या होगा, जल्दी से बताओ। मिनट और घंटे के बीच की सुई, इसका फॉर्मूला बताओ जल्दी से, भूल तो नहीं गए, मैंने कुछ दिनों से ऐसे प्रश्न नहीं करवाए हैं। बताइए जल्दी से क्या होता है। देखो प्यारे से दोस्तों एक बार समझो अच्छे से, क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 60h डिफरेंस 11m/2। ये क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है थीटा निकालने का, दिए गए कोण को निकालने का। जैसे हमसे कोण पूछा है तो हम थीटा निकालने के लिए इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। एच का मतलब यहाँ पर घंटे से है, मतलब कितना बजा है, मिनट का मतलब, एम का मतलब मिनट से है, तो कितना मिनट हुआ है, और इन दोनों के बीच का गुणा फड़ा करके क्या कर लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे और 2 से भाग लगा देंगे। तो प्यारे दोस्तों गौर से देखो, आवर कितना हुआ है, 8 हुआ है, 8 रख देंगे। उसके बाद डिफरेंस लेंगे 11, मिनट कितना हुआ है 30। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पर भाग लगाएंगे किससे, 2 से, तो 6 8 48 मतलब 480। इसके अलावा डिफरेंस लेंगे 11 3 33 330 से। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे साथियों, 2 से भाग लगाएंगे। 480 में 330 जाएगा तो प्यारे साथियों उत्तर आएगा 150। लेकिन अभी नहीं आएगा, क्योंकि 2 से अभी भाग भी लगाना है। जब आप 150 में 2 से भाग लगा देते हैं तो इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो बनेगा 75 डिग्री। क्या बनेगा, 75 डिग्री। इस बात को याद रखेंगे। तो आप बोलेंगे 8:30 बजे के दौरान मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का जो कोण होगा प्यारे साथियों 75 डिग्री, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, जल्दी से बताइए। ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा अभी रिसेंटली आपसे यूपी पुलिस एग्जाम में 2 प्रश्न देखने को मिले थे, तो यहाँ से भी देखेंगे हम लोग। प्रश्न में कहा है निम्नलिखित आरेख में त्रिभुज शिक्षकों को, प्यारे दोस्तों ये जो ट्राइंगल है ये किसको दर्शाता है, शिक्षक को दर्शाता है। ठीक है, शिक्षक को, और बोला है व्रत विद्यार्थियों को, मतलब ये किसके लिए है, ये आपका विद्यार्थी के लिए है। 1 मिनट, किसके लिए है, तो आप बोलेंगे विद्यार्थी के लिए, तो ये हमने विद्यार्थी के लिए बना दिया। और उसके बाद बोला है जो आयत है वो कलाकार को, किसको, जो साथियों ये आयत है ये कलाकार को दर्शाता है।
ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 जो हमें आकृतियाँ दी गई थी, वृत्त, उसके अलावा ये आपका एक आयत और त्रिभुज, इनको तीनों को दिए गए शब्दों के अनुसार व्यवस्थित कर दिया। कह रहा है कौन सा अंक, प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न को गौर से समझिए वरना फंस जाओगे। देखो कह रहा है कौन सा अंक उन शिक्षकों को दर्शाता है जो विद्यार्थी भी हैं और कलाकार भी हैं। मतलब ऐसा कौन सा अंक है जो विद्यार्थी में भी आता है, शिक्षक में भी आता है और कलाकार में भी आता है। मतलब हमें ऐसे शिक्षक फाइंड आउट करने हैं जो हमारे कलाकार विद्यार्थी भी हों। तो प्यारे दोस्तों गौर से देखो, ऐसा कौन सा नंबर है जो दी गई तीनों आकृतियों में आएगा। कैसे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो एक व्रत है, ये व्रत के लिए। उसके अलावा प्यारे साथियों यहाँ पर एक आपके सामने क्या है, आप बोलेंगे सर एक हमारे सामने है आयत। इसके अलावा दोस्तों आप एक मिनट, इसके अलावा आप लोगों के सामने एक त्रिभुज भी है, ये त्रिभुज है। तो मुझे बताओ इन तीनों में कौन सा नंबर आ रहा है। तो आप बोलेंगे अगर मैं 6 को देखता हूँ तो ये व्रत में नहीं आ रहा है, 4 भी व्रत में नहीं आ रहा है, 1 भी व्रत में नहीं आ रहा है, और 3 को देखता हूँ तो ये त्रिभुज में नहीं आ रहा है। तो ऐसा कौन सा नंबर है साथियों जो तीनों में आ रहा है, आप बोलेंगे 5। कौन सा नंबर है साथियों, 5 एक ऐसा नंबर है, अगर आप यहाँ पर गौर से देख पा रहे हैं तो वो विद्यार्थी में भी है, कलाकार में भी है, शिक्षक में भी है। तो ये आएगा विकल्प नंबर सी आपका सही उत्तर। चलिए अगले प्रश्न में ऐसे ही सॉल्व करते हैं इसको। कहा गया है ऐसी आकृति को बताएं जो निम्नलिखित समूह के संबंध को सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से दर्शाता है। विमान है, पायलट है और आकाश है। क्या बोला है, विमान, पायलट और आकाश, इनके बीच का बेन आरेख। तो प्यारे साथियों सबसे पहले तो हम गौर से समझेंगे। मैं बात करता हूं सबसे पहले एक व्यक्ति के बारे में जो पायलट का कार्य करता है। किसका, पायलट का। और पायलट किसके अंदर बैठता है, तो आप बोलेंगे सर पायलट बैठता है विमान के अंदर, यानी कि हम कह सकते हैं एरोप्लेन के अंतर्गत। और एरोप्लेन कहाँ पर होता है भैया, ये होता है हम लोगों का आकाश में। किस में होता है, तो आप बोलेंगे ये आकाश में होता है। ठीक है, आकाश इस तरह से हम लिख देंगे, आकाश में होता है आपका एरोप्लेन और एरोप्लेन में होता है पायलट। कुछ इस तरीके से 3 लगातार सर्कल आपके सामने आएंगे, इस बात को आप सभी याद रखेंगे। और ये दिया गया है विकल्प नंबर 1 में। तो विकल्प नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 11 कहा गया है निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कुछ शब्द हैं, देख लेते हैं जल्दी से। कह रहा है कि संध्या, उषा काल, रात्रि और दोपहर यानी माध्याह्न। तो प्यारे दोस्तों इनमें सबसे पहले सार्थक क्रम में कौन कौन आएगा। उषा काल का मतलब यहाँ पर सुबह से है, इस बात को याद रखेंगे। उषा मतलब सुबह, उषा काल मतलब सुबह का समय। तो दोस्तों आप अच्छे से देखेंगे, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो क्या होता है, सबसे पहले प्यारे साथियों सुबह होती है। क्या होती है, सुबह, यानी कि हम इसे कह सकते हैं उषा काल। क्या कह सकते हैं, उषा काल। तो 2 नंबर का जो विकल्प होगा वो पहले आएगा। 2 नंबर का पहले आएगा तो सी और डी तो वैसे ही गलत हो जाएंगे। इसके बाद 2 नंबर आ गया। उषा काल के बाद सुबह जब होती है, सुबह के बाद भैया क्या होता है, संध्या तो होती नहीं, संध्या शाम का समय, रात्रि भी नहीं होती, तो क्या होती है, दोपहर होती है। तो 2 के बाद जो आएगा वो 3 आएगा, मतलब दोपहर, दोपहर हो जाएगी। तो 2 के बाद 3 को देखते हैं, विकल्प नंबर बी में है, आगे तो है नहीं ए नंबर में, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, दोपहर के बाद आती है संध्या, यानी कि शाम का समय, और संध्या दे दिया जाएगा तो विकल्प नंबर 1 आना चाहिए। उसके बाद 4 लास्ट में आ जाएगा रात्रि का। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो ये हम लोगों का आएगा विकल्प नंबर बी। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न में आइए, कहा गया है क्वेश्चन नंबर 12 में निम्नलिखित श्रृंखला में अगले स्थान पर आने वाले अक्षर समूह का चयन करें। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, अच्छे से याद रखेंगे। देखो यहाँ पर ऐसी श्रृंखला जब भी आती है, हमने आपको बताया है करना क्या होता है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे का, तीसरे का तीसरे से संबंध बताना होता है। जैसे ये डी है, डी पहला है, इसमें पहला क्या है एफ, एफ अगले में पहला क्या है एच, और अगले में पहला क्या है जे। तो इस तरह से देखना होता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो मैं क्या इसको अलग से लिख दूं थोड़ा सा, डी ओ पी। ठीक है, ये डी ओ पी हो गया। उसके अलावा एफ पी एन, ठीक है, एफ पी एन हो गया, एच क्यू और एल, ठीक है, एच क्यू एल हो गया, जे आर जे। ठीक है, इस तरह से। और अगला वाला ज्ञात करना है क्या आएगा। तो दोस्तों साथियों अच्छे से देखो, इनमें क्या करना है, पहले का संबंध पहले से, डी 4 पर होता है, एफ 6 पर होता है, ठीक है, एच 8 पर होता है, जे 10 पर होता है। तो अगला वाला बेसिकली 12 आना चाहिए, क्योंकि 4 6 8 10 12। इस तरह से जब पहले का संबंध पहले से बताते चलते हैं तो ऐसे ही तो होता है। आप बोलेंगे हाँ 12 पर क्या होता है, ये बताओ। 12 पर होता है दोस्तों एल, तो मतलब एल से शुरुआत होनी चाहिए। एल से शुरुआत होगी, एक विकल्प गलत है, 2 विकल्प, मतलब तीसरा और चौथा विकल्प गलत हो गए, क्योंकि इनकी शुरुआत एल से नहीं हो रही है। उसके बाद ओ कितने पर, 15 पर, पी कितने पर, 16 पर, क्यू कितने पर, 17 पर, आर कितने पर, 18 पर। तो अगला वाला 19 आना चाहिए। और साथियों 19 पर क्या आता है, एस आता है। तो एल के बाद में क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। एल के बाद एस दोनों में है।
ठीक है, इसके बाद आगे चेक कर लेते हैं। आगे क्या करेंगे, P 16 पर होता है, N 14 पर होता है, L 12 पर होता है, ठीक है, और J 10 पर होता है। तो भैया 2 घट रहा है, 16 में से 2 गया 14, 14 में से 2 गया 12, 12 में से 2 गया, क्या बचेगा, तो आप बोलेंगे 10, और 10 में से 2 जाएगा तो साथियों यहाँ पर 8 आना चाहिए। 8 आएगा तो H आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 8 होता है H पर, या कह सकते हैं H होता है 8 पर। तो विकल्प नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा, 2 नंबर का गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, 1 नंबर का ऑप्शन आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाइए। कहा गया है साथियों, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से याद रखेंगे, कई बार ऐसे प्रश्न हमने बताए हैं। साथियों, जब भी सबसे पहले आपके सामने एक चतुर्भुज आ जाता है जिसकी परस्पर विकर्ण जो हैं वो एक दूसरे को समुद्विभाजित करते हैं, यानी कि जब भी आपके सामने एक कह सकते हैं चतुर्भुज आए, उसके जो डायगोनल हैं परस्पर एक दूसरे को काट रहे हों, तो उनमें एक लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक क्या है, 1, 2, 3 और 4। तो साथियों, जब भी हमें त्रिभुज गिनना है ऐसे नंबर दे देते हैं, और जो सबसे बड़ा हाईएस्ट नंबर होता है उसका 2 गुना कर देते हैं। जैसे 4 का 2 गुना 8। तो आपसे अगर पूछ लेता है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो आप एक लाइन में बताएंगे कि सर 8 है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो ऐसी ही आकृतियां तो हमें यहाँ पर नजर आ रही हैं साथियों। कहाँ पर, गौर से देख लो। पहली आकृति ये वाली हो जाएगी। इसके अलावा कलर चेंज कर करके देखिए, दूसरी आकृति जो दूसरी, एक मिनट, जो हमारी दूसरी आकृति होगी वो यहाँ पर हो जाएगी। और तीसरी आकृति की बात कर लेते हैं, तीसरी आकृति की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, ये वाली तीसरी ये हो गई। इसके अलावा चौथी को भी क्यों छोड़ दें, चौथी वाली को भी ले लो जल्दी से, नीचे वाली ये चौथी है। तो ऐसी ऐसी अगर 4 आकृतियां मेरे प्यारे साथियों आपको दिखाई दे रही हैं, तो आप कह सकते हैं इनमें से कितने त्रिभुज हैं। आप बोलेंगे देखो, अगर ऐसी है तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो यहाँ से मिल जाएंगे हमको 8। ठीक है, इसको हम थोड़ा ऊपर बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ से मिल जाएंगे हम लोगों को 8, उसमें भी 1, 2, 3 और 4। तो साथियों यहाँ से भी 8 मिल जाएंगे, 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ से भी हमें 8 मिल जाएंगे, 1, 2, 3 और 4। यहाँ से भी 8 मिल जाएंगे। कहने का मतलब है साथियों, 8 चौके 32, 4 मिली हैं तो 8 चौके 32 हमें मिल चुकी हैं। अब बताओ इसका सही उत्तर क्या 32 लगा दें, नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी हम कुछ चीज़ें मिस कर रहे हैं। क्या मिस कर रहे हैं, मैं बात करता हूँ। ये मान लेते हैं A है, ये B है, ये C है और ये वाला D है। तो A और B को जब जोड़ेंगे साथियों, जब A और B को जोड़ेंगे तो एक आकृति अभी हम छोड़ रहे हैं, उसको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, एक छोड़ रहे हैं तो नहीं छोड़ेंगे, कौन सी हो जाएगी, ये वाली। गौर से देखो साथियों, यहाँ पर ये इस तरीके से एक त्रिभुज ये मिल जाएगा, दूसरा इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, गौर से देखिए कहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर दूसरा हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और मिलेंगे, जैसे कि एक ये मिल जाएगा, 2 काउंट कर चुके हैं, 2 के बाद 2 यहाँ पर भी बताएंगे, ये वाले 2 ये मिल जाएंगे। ठीक है, 2 ये मिल गए तो 4 हो गए दोस्तों, 4 इसमें प्लस कर देते हैं। इसके अलावा 32, 4 हो गया 36। भैया 36 जब हो गया तो ऐसा कोई विकल्प नहीं है जो 36 से अधिक हो, वो एकमात्र विकल्प है जो कि डी नंबर है। 39 पता चल गया, लेकिन सर मेरा काम है आप लोगों को एक एक त्रिभुज काउंट करवाना, वो मैं आप लोगों को जरूर करवाऊंगा। देखिए कैसे, अभी मैं यहाँ पर सी और डी को जोड़ के बताऊंगा। सी और डी को देखिए, यहाँ पर भी हमें 2 मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी 2 मिलेंगे। एक तो ये रहा प्यारे दोस्तों, अगर दिखाई दे रहा हो येलो कलर से, दूसरा येलो कलर से ही ये वाला रहा। तो मैंने अगर 4 काउंट कर लिए हैं तो 2 ये हो गए। जब साथियों 2 ये हो गए तो 32, 4, 36, 2, 38। लेकिन साथियों आपने कहा सर अभी 39 है, 39 का ऑप्शन भी उत्तर लगा दिया, लेकिन यहाँ पर हमें तो केवल और केवल 38 मिल रहे हैं। तो मैं कहूँगा अब अभी आप तसल्ली कीजिए, यहाँ पर बी नंबर और सी नंबर और डी नंबर तीनों को जोड़िए। बी सी डी को तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से एक त्रिभुज मिलेगा। मैं कलर ग्रीन ले लेता हूँ। ठीक है, ग्रीन कलर ले लेता हूँ। तो साथियों यहाँ से एक त्रिभुज मिलेगा, ये वाला। कौन सा वाला, ये वाला। ये पूरा बड़ा सा अगर आप देख पा रहे हैं, ये वाला त्रिभुज मिलेगा। तो ये नंबर हमारा 39वां हो जाएगा। और विकल्प नंबर डी साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा जो मैंने आपको बताया है। और मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएं। लॉजिक क्या है, 8 यहाँ से है, 8 यहाँ से है, 8 यहाँ से है और 8 यहाँ से है। बहुत सारे टीचर शॉर्टकट ये बताते हैं कि अगर इनके बीच में एक लाइन है तो वो 2 त्रिभुज देगी। मैं भी वही बता देता हूँ, एक ये लाइन है तो ये भी 2 त्रिभुज देगी, एक लाइन ये है ये भी 2 त्रिभुज देगी। 8 चौके 32, 4 36 हो गया। इसके अलावा 36 हो गया। ठीक है, 8 चौके 32, 32 2 34, 34 2 36, 36 2 38, सॉरी 32 6 38 हो गया। ठीक है, 38 के बाद इन तीनों से मिलकर के बनेगा ये वाला। ये तो शॉर्टकट सीधा हो गया। तो आप बोलेंगे सीधे सर 39 यहाँ पर हो जाएंगे, उत्तर बनेगा डी नंबर। ठीक है, एक बार मैंने फिर बता दिया। अगला प्रश्न 14वें नंबर का है, एक बार इसको देख लेते हैं, उसके बाद क्लास को समाप्त करते हैं। देखिए साथियों, बोला गया है
कुछ टैप डेक्स हैं। तो मैं आरेख के माध्यम से बताता हूँ। यहाँ पर कुछ T4 टैप क्या है, D4 डेक्स हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। मैंने शायद ये प्रश्न पहले भी करवाया है आप लोगों को। ये T4 टैप क्या है, D4 डेक्स हैं कुछ पार्ट इनका। इसके बाद साथियों इसमें बोला गया है, क्या बोला है, कुछ डेक्स क्या है, कुछ डेक्स कैसेट हैं। तो मैं कुछ D4 डेक्स को क्या बना देता हूँ, K4 कैसेट बना देता हूँ। इसके अलावा साथियों इसमें अभी एक बार और बोला गया है कुछ कैसेट गाने हैं, तो कुछ कैसेट G4 गाने हो जाएंगे। इस बात को याद रखेंगे। अब देखिए साथियों, यहाँ पर प्रश्न आपको पूछेगा और आपको अच्छे से उत्तर बताने हैं। देखो कह रहा है कुछ गाने डेक्स हैं, मुझे बताओ क्या कुछ गाने डेक्स बन रहे हैं, बिल्कुल नहीं बन रहे हैं, तो ये गलत हो गया। अब कह रहा है, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि कुछ कैसेट टैप हैं। क्या कुछ कैसेट टैप हैं, मुझे बताओ क्या कुछ K4 कैसेट T4 टैप बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, तो ये वाला भी गलत है। अब कह रहा है कुछ गाने टैप हैं, मुझे बताओ क्या G4 गाने T4 टैप में आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो ये वाला भी गलत। अब कह रहा है कोई गाना डिक्स नहीं है, ये इंपॉर्टेंट हो गया साथियों। अभी बोला था उसने पहले नंबर निष्कर्ष में कि कुछ गाने डिक्स हैं, तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, हो सकता है हो सकता है ना हो, ये D4 डिक्स G4 गाने नहीं बन रहा था। अब कह रहा है कि कोई भी गाना डिक्स नहीं है। आप इस आकृति के माध्यम से तो बता सकते हो कोई भी गाना डिक्स नहीं है, लेकिन इसकी आकृति कुछ इस तरह की और बन जाएगी। वो क्या है, इस तरह की, इस तरह की बनेगी। तो यहाँ पर T4 टैप हो जाएगा, D4 डेक्स हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पर D4 डेक्स हो जाएगा और यहाँ पर K4 कैसेट हो जाएगा और G4 गाना। तो दोस्तों कैसेट और डेक्स और गाना का संबंध बन जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस तरह से आपको कन्फ्यूजन ना की जाए। तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, पॉजिटिव कथन में नेगेटिव निष्कर्ष नहीं होता है, ये एक छोटी सी ट्रिक होती है। पॉजिटिव कथन में नेगेटिव निष्कर्ष नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन प्यारे साथियों हम पहले गलत कर चुके हैं, कुछ गाने डिक्स नहीं है। अब कह रहा है कोई गाना डिक्स नहीं, तो ये भी गलत नहीं होगा। इसका मतलब है यहाँ पर कंडीशन जो आएगी वो आइदर और की, या तो एक या तो चार, या तो एक या तो चार। तो दोस्तों यहाँ पर निकलेगा ऑप्शन नंबर ए, केवल या तो एक या तो चार अनुसरण करता है, आपका उत्तर बनेगा ए नंबर। और मैंने ये पिछली किसी क्लास में अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, यदि आपने पिछली क्लास देखी है तो आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैंने दोबारा से इस क्लास में शामिल किया है। चलिए तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। केवल 14 प्रश्न हमने शामिल किए थे। यदि क्लास पसंद आई है तो साथियों आपसे चाहेंगे कि जो 60% का आंकड़ा है जिन्होंने अनसब्सक्राइब कर रखा है, तो प्लीज़ यार आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई पैसा चार्ज नहीं है। सेशन को लाइक कर दीजिए जिन लोगों ने कर दिया है सब्सक्राइब, इसके अलावा शेयर भी कर दीजिए दोस्तों में। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो बस विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब तो बनता ही है। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद DS सर। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।